सफलता ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ना हमारे दिमाग में कुछ बहुत ही तयशुदा तस्वीरें उभरने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब एक बहुत मोटी सैलरी हो, शहर के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार घर हो, या फिर कोई ऐसी शादी जिसमें शहर के सारे वीआईपी मौजूद हो। एकदम सही। और साल में 2-4 बार होने वाली विदेश यात्राएं भी। बचपन से लेकर बड़े होने तक समाज हमारे दिमाग में यही एक एक टेम्पलेट फिट कर देता है। और हम उसी टेम्पलेट पर बिना सोचे समझे चलने लगते हैं। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इस पूरी धारणा को ही चुनौती देने वाले हैं। आज हमारे पास जो नोट्स हैं ना, वे ओशो के दर्शन और उनके लेखों पर आधारित हैं। जो कि अपने आप में बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और इन विचारों के लेंस से आज हमारा मिशन ये समझना है कि जिसे हम सफलता मानकर जिंदगी भर भागते रहते हैं, क्या वो वाकई में भीतर से कोई संतुष्टि या खुशी दे रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम सिर्फ एक ऐसी अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका मकसद सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जाल को समझना शुरू करते हैं। ये वाकई एक ऐसा विषय है जो हर इंसान की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ओशो के दर्शन पर आधारित इन नोट्स का जब हम विश्लेषण करते हैं तो जो सबसे पहली बात उभर कर आती है वो है हमारी सफलता का सापेक्ष होना। सापेक्ष यानी रिलेटिव, राइट? हाँ बिल्कुल। हमारे समाज में सफलता कभी भी एक व्यक्तिगत या स्वतंत्र अनुभव नहीं रही है। इसे हमेशा एक तराजू पर रखकर तौला जाता है। और मजे की बात यह है कि उस तराजू के दूसरे पल्ले पर हमेशा कोई ना कोई खड़ा होता है। सही कहा। कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई रिश्तेदार, तो कभी ऑफिस का कोई कलीग। इंसान ये नहीं देखता कि वो अपनी कल की स्थिति से कितना आगे बढ़ा है, बल्कि वो ये देखता है कि वो दूसरों से कितना आगे या पीछे है। एकदम सटीक। और यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। और अगर हम ध्यान दें तो ये मानसिकता ना कोई रातों रात नहीं बनती है। इसकी प्रोग्रामिंग एकदम बचपन से शुरू कर दी जाती है। स्कूलों से। हाँ, स्कूल के दिनों की बात करें तो पेरेंट्स या टीचर्स का पहला सवाल ये नहीं होता कि बच्चे को विषय समझ में आया या नहीं, या उसे पढ़ाई में मजा आ रहा है या नहीं। हाँ, सबसे पहला सवाल होता है क्लास में फर्स्ट कौन आया, या तुम्हारे दोस्त के कितने नंबर आए। बिल्कुल। बचपन में जो चीज मार्क्स से शुरू होती है वो बड़े होने पर पैकेज में बदल जाती है। उसका पैकेज कितने लाख का है, उसका प्रमोशन हुआ या नहीं। मतलब हमारी खुशी का अपना कोई वजूद बचा ही नहीं है। वही तो। अगर हम अपने आसपास के लोगों से थोड़ा बेहतर कर रहे हैं तो हम सफल हैं। अगर कोई हमसे आगे निकल गया तो हम अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक समस्या शुरू होती है जिस पर ओशो ने बहुत गहरी चोट की है। इन नोट्स में ना उनका एक बहुत ही मारक विचार है। उन्होंने कहा है, तुलना मन को बीमार बना देती है। तुलना मन को बीमार बना देती है। बहुत गहरी बात है। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोविज्ञान काम कर रहा है। जब हमारा दिमाग लगातार तुलना करने के लूप में फंसा रहता है ना, तो असल में हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से खो देते हैं। क्योंकि हम हमेशा या तो भविष्य की चिंता में होते हैं या किसी और को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तुलना हमेशा एक अभाव पैदा करती है। ये दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे पास कुछ कम है। और जब ये अभाव की भावना हावी हो जाती है तो इंसान का सारा तार्किक ढांचा चरमरा जाता है। एकदम सही। मन हमेशा एक अदृश्य युद्ध लड़ता रहता है। हम उन लोगों से मानसिक रूप से रेस लगा रहे होते हैं जिन्हें शायद इस बात की खबर भी नहीं है कि उनके साथ कोई प्रतियोगिता चल रही है। ये अदृश्य युद्ध वाली बात बहुत ही सटीक लगी मुझे। लेकिन यहाँ पर ना मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ बताइए। अगर इंसान बिल्कुल तुलना करना छोड़ दे तो क्या वो प्रोग्रेस करना नहीं छोड़ देगा? मतलब एक आम धारणा ये भी तो है कि कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा ही इंसान को आगे बढ़ाती है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर उठता है ना? अगर हम ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है तो क्या हम आलसी नहीं हो जाएंगे? क्या महत्वाकांक्षा या एम्बिशन पूरी तरह से गलत है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और नोट्स में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सुलझाया गया है। ओशो या उनका दर्शन महत्वाकांक्षा या विकास के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जीवन का तो स्वभाव ही है आगे बढ़ना, नई चीजें सीखना और खुद का विस्तार करना। समस्या प्रोग्रेस में नहीं है, समस्या उस प्रेरणा में है जो उस प्रोग्रेस को चला रही है। यानी हमारा मोटिवेशन क्या है? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान इसलिए गिटार बजाना सीख रहा है क्योंकि उसे संगीत से प्यार है और वो उसमें महारत हासिल करना चाहता है, तो ये उसका व्यक्तिगत विकास है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए गिटार सीख रहा है ताकि वो किसी पार्टी में दूसरों पर रौब जमा सके, तो ये तुलनात्मक बीमारी है। एकदम सही।
विकास करना गलत नहीं है, लेकिन उस विकास का पैमाना जब दूसरा व्यक्ति बन जाता है तब वो कंपटीशन एक जहर का काम करने लगता है। यानी हम जो काम कर रहे हैं उसकी पीछे की नीयत क्या है, सारा खेल उसी का है। 100%। इसे समझने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण ले सकते हैं जो इन नोट्स में भी झलकता है। हाँ बिल्कुल, लीजिए। मान लीजिए एक इंसान की सैलरी साल के 10 लाख रुपए है। वो बहुत खुश है, उसकी जरूरतें आराम से पूरी हो रही हैं, वो वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसके साथ ही कॉलेज पास करने वाले एक दोस्त का पैकेज 25 लाख हो गया है। अब क्या होता है? उसकी सारी शांति भंग हो जाती है। वही तो, वो 10 लाख रुपए जो कल तक उसे सुकून दे रहे थे, आज अचानक उसे चुभने लगते हैं। उसकी लाइफस्टाइल में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसकी सारी खुशी रातों रात गायब हो जाती है। ये अपने आप में कितना अजीब है ना, कि हमारी खुशी पे हमारा अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल से भी जोड़ा जा सकता है, जहां इंसान लगातार भाग रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। हेडोनिक ट्रेडमिल, हाँ। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो इस 10 लाख बनाम 25 लाख वाले उदाहरण से एक बात बहुत साफ होती है कि जब खुशी बाहरी चीजों या दूसरों की स्थिति पर निर्भर होती है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। इसे ही हम अस्थिर खुशी कह सकते हैं। बिल्कुल। आज वो इंसान 25 लाख कमाने वाले को देखकर दुखी है, कल को अगर वो खुद 30 लाख कमाने लगेगा तो कुछ दिन खुश रहेगा और फिर किसी 50 लाख कमाने वाले को देखकर दोबारा उसी हीन भावना का शिकार हो जाएगा। सही कहा। ये एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं है। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, कोई ना कोई हमेशा ज्यादा अमीर, ज्यादा सुंदर या ज्यादा ताकतवर होगा। और जब तक हमारी संतुष्टि का केंद्र हमारे बाहर है, हम कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। यही तो ओशो समझाना चाह रहे हैं। और ये बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। हमने अपने जीवन के हर पहलू को इसी तराजू पर रख दिया है। घर बनाने का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, ये भी बहुत आम है। कोई इंसान अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक घर बनाता है। वो उस घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। लेकिन फिर एक दिन वो किसी मैगजीन में या सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी का या अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार का आलीशान फार्म हाउस देख लेता है और फिर तुलना शुरू। बिल्कुल। उस फार्म हाउस को देखते ही उसका अपना वो प्यारा सा घर जिसे उसने इतने प्यार से बनाया था, उसे एक छोटा सा डिब्बा लगने लगता है। जो चीज कल तक उपलब्धि थी वो आज अचानक शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। यही वो बीमारी है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इस स्थिति में इंसान खुद से ये सवाल पूछना भूल जाता है कि क्या मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, क्या मैं इस घर में आराम से हूँ। हाँ, वो सवाल तो गायब ही हो जाता है। इसके बजाय उसका सवाल ये हो जाता है कि क्या मेरा घर समाज के मापदंडों पर खरा उतर रहा है, लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, ये तो हमारे समाज का राष्ट्रीय सवाल है। सच में। और यहाँ पे नोट्स का एक और बहुत ही गहरा पहलू सामने आता है। जब हम दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं तो असल में हम अपना जीवन जी ही नहीं रहे होते, हम सिर्फ एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। परफॉर्मेंस, इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए। क्या हम सब अनजाने में एक स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं? एक तरह से हाँ। जब किसी सफलता का उद्देश्य केवल दूसरों से तालियां बटोरना हो, समाज में अपना रुतबा दिखाना हो, तो वो इंसान एक अभिनेता की तरह हो जाता है जो सिर्फ ऑडियंस के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। उसका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि दर्शक क्या सोच रहे हैं। अगर मैं ये महंगी गाड़ी खरीदूंगी तो लोग मुड़कर देखेंगे या नहीं, या अगर मैं इस महंगे रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो सोशल मीडिया पर कैसी इमेज बनेगी। सही बात है। ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। इंसान अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहा है जो असल में उसे कोई आंतरिक खुशी नहीं दे रही, बल्कि सिर्फ उसके अहंकार को, उसके ईगो को कुछ पल के लिए शांत कर रही हैं। तो फिर सच्ची संतुष्टि क्या है? सच्ची संतुष्टि तब होती है जब इंसान कोई काम अपनी चेतना के विस्तार के लिए करता है, जब उसे दर्शकों की तालियों की जरूरत नहीं होती। ये दर्शकों वाली बात ना आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। अगर हम आज की दुनिया के पैमानों को देखें तो लगता है कि हमने खुशी को पूरी तरह से एक गणितीय आंकड़ा बना दिया है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, गणितीय आंकड़ा। आजकल सफलता इस बात से तय होती है कि आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, या फिर शादियों का ही तमाशा देख लीजिए। आज शादी दो लोगों का मिलन कम और एक इवेंट मैनेजमेंट का कंपटीशन ज्यादा बन गई है कि कौन कितना भारी दिखावा कर सकता है। हाँ, कौन कितने महंगे डिजाइनर कपड़े पहन सकता है। हद तो तब हो जाती है जब बच्चों की शिक्षा भी एक स्टेटस सिंबल बन जाती है। ये तो बहुत ही दुखद सच्चाई है। बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, वहां पढ़ाई कैसी होती है, ये सब बाद में आता है।
सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस स्कूल का नाम शहर के सबसे एलीट स्कूलों में आता है या नहीं। ताकि माता पिता समाज में अपनी कॉलर ऊंची कर सके। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हर चीज को मापने की, हर चीज पर एक प्राइस टैग लगाने की हमारी आदत हो गई है, और यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। मानव मस्तिष्क को वैसे भी ऐसे आंकड़े बहुत पसंद आते हैं जिन्हें गिना जा सके। ये देखो, मेरे पास 1000 लाइक्स हैं, मतलब मैं 100 लाइक्स वाले से ज्यादा खुश हूँ। हाँ, लेकिन जो जीवन के सबसे गहरे और असली अनुभव है, उनका कोई मैट्रिक नहीं होता, उनका कोई पैमाना नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। क्या ये नापना मुमकिन है कि रात को सोते समय किसी इंसान का मन कितना शांत है? बिल्कुल नहीं। क्या हम उस सुकून को माप सकते हैं जो किसी को अपने परिवार के साथ एक साधारण सी चाय पीते वक्त मिलता है? आंतरिक शांति को किसी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता। सही कहा। और क्योंकि समाज इन चीजों को देख या गिन नहीं सकता, इसलिए वो इन्हें सफलता मानता ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो का दर्शन एक बहुत ही बड़ा प्रहार करता है। नोट्स में उनका एक कोट है जो इस पूरी चर्चा का रुख ही बदल देता है। कौन सा? वे कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है वही सच में सफल है। वाह! ये एक ऐसा विचार है जो सफलता का सारा रिमोट कंट्रोल समाज के हाथों से छीनकर सीधा इंसान के अपने हाथों में दे देता है। मतलब आपको दुनिया से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। अगर कोई खुद से संतुष्ट है तो खेल वहीं खत्म हो गया, वो जीत गया। 100% सहमत हूं मैं। और इस संतुष्टि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बहुत शांत होती है। शांत मतलब इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान सच में भीतर से भरा हुआ होता है तो उसे दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपनी उपलब्धियों का कोई शोर नहीं मचाता। क्योंकि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। सही कहा। ऐसा इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उसे उस काम में कोई अर्थ दिखाई देता है। वो पैसे कमाता है क्योंकि उसे अपने जीवन और परिवार के लिए एक सुरक्षा चाहिए होती है। वो इसलिए नहीं कमाता कि उसे किसी को नीचा दिखाना है या किसी रेस में फर्स्ट आना है। एकदम। और जब जीवन का केंद्र दूसरों को प्रभावित करना नहीं रह जाता तो इंसान के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। एक अजीब सा हल्कापन आ जाता है जिंदगी में। ये हल्कापन, शायद इसी हल्केपन को हम सब अपनी अपनी तरह से खोज रहे हैं, लेकिन हम इसे गलत जगहों पर गलत लोगों के बीच तलाश रहे हैं। सही बात है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो एक बात बहुत शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे समाज में सफलता का जो मॉडल हमने अपनाया है वो पूरी तरह से एक बाहरी ढांचा है। पूरी तरह से। हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो दुनिया की नजरों में सफल मानी जाती है, ना कि वो जिंदगी जो सच में हमारी रूह को सुकून देती हो। ओशो को ये नोट्स हमें एक बहुत ही कड़वे लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराते हैं कि जब तक हमारी नजर दूसरों की थाली पर है तब तक हम अपनी थाली के भोजन का स्वाद कभी नहीं ले सकते। क्या बात है, एकदम सटीक कहा। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि तुलना एक ऐसा रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आप भागते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। एक लक्ष्य हासिल होगा तो तुरंत कोई दूसरा इंसान एक नया बड़ा लक्ष्य लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, संतुष्टि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी दिन अचानक कहीं रास्ते में मिल जाएगी। संतुष्टि एक चुनाव है, एक चॉइस है जो हमें खुद करनी पड़ती है। हाँ, यह वो पल है जब इंसान खुद पूरे होशो हवास में ये तय करता है कि बस मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं जीऊंगा। अब मैं जीऊंगा। बहुत सुंदर। और इसी विचार को एक सूत्र में पिरोने के लिए ओशो का वो आखिरी उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां वे कहते हैं, खुशी प्रतिस्पर्धा से नहीं, चेतना से आती है। चेतना से आती है। हाँ, जब हमारे भीतर अवेयरनेस आती है, चेतना जागती है, तब हमें एहसास होता है कि खुशी तो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। हम खामखा उसे दूसरों से आगे निकलने की रेस में बाहर खोज रहे थे। खुशी प्रतिस्पर्धा से नहीं, चेतना से आती है। वाकई एक ऐसा विचार है जिसे हर इंसान को अपने भीतर उतारना चाहिए। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के अंत में हम मूल स्रोतों से एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहेंगे जो शायद इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? जरा सोचने वाली बात है। अगर किसी वजह से कल सुबह दुनिया के सारे लोग अचानक अदृश्य हो जाएं। अदृश्य हो जाए। हाँ, कोई पड़ोसी न बचे जो आपकी नई गाड़ी को देखकर जले, कोई रिश्तेदार ना हो जिसे आप अपनी सफलता की कहानियां सुना सकें, सोशल मीडिया पर लाइक या कमेंट करने वाला कोई ना बचे। कोई देखने वाला ही ना हो। बिल्कुल। जब देखने वाली, ईर्ष्या करने वाली या तालियां बजाने वाली कोई सामाजिक नजर ही न हो,
तब क्या कल सुबह उठकर कोई भी इंसान वही काम करेगा जो आज कर रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो उसी तरह जिएगा जैसे आज जी रहा है? अगर दुनिया में कोई देखने वाला ही न हो तो आपकी इस तथाकथित सफलता के क्या मायने रह जाएंगे? शायद कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारी उस खोखली महत्वाकांक्षा पर चोट करता है जो सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हैं। इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर पूरी ईमानदारी से खोजना होगा। और ये खोजना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी शांत और विचारोत्तेजक मोड़ पर हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये चर्चा सोचने की एक नई दिशा और एक नया ठहराव लेकर आएगी।